फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए कितनी कंपनियों ने लगाई बोली? यूनिकॉर्न लैब्स में हिस्सा खरीदने से क्यों लुढ़का इप्का लैब्स का शेयर? जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने किस कारोबार में एंट्री लेने की तैयारी शुरू की? कौन कर रहा है गूगल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में रहेगा फोकस। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों की। पहली खबर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद शुरू हुए कर्ज भुगतान के सिलसिले को अदानी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024 में भी जारी रखने का फैसला लिया है। इस दिशा में पहला कदम अदानी पोर्ट्स ने ले भी लिया है। स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी के मुताबिक अदानी पोर्ट्स ने 2024 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स के बायबैक की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस बॉन्ड बायबैक ऑफर पर $13 करोड़ तक का खर्च होगा, जो कंपनी के कैश रिजर्व्स यानी नकदी से किया जाएगा। इस ऑफर के पूरा होने के बाद कंपनी की वित्त वर्ष 2024 में 13 करोड़ के 4 चरणों में कुल $52 करोड़ के और बॉन्ड्स खरीदने की योजना है, क्योंकि 22 अप्रैल को हुई बैठक में बोर्ड ने कुल $65 करोड़ के बॉन्ड्स वापस खरीदने को मंजूरी दी थी। 31 मार्च 2023 तक अदानी ग्रुप पर करीब 2.25 लाख करोड़ का ग्रॉस कर्ज था, जो कि पिछले एक साल में करीब 21% बढ़ा है। अदानी ग्रुप की ओर से लेंडर्स और रेगुलेटर्स को हाल में जमा किए गए एक नोट के मुताबिक मार्च अंत तक नेट कर्ज 1,95,000 करोड़ रहने का अनुमान है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 में ग्रुप ने 23,590 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान किया है। शेयरों के सेंटीमेंट को सुधारने के लिए कर्ज में लगातार कंपनी ग्रुप के लिए काफी अहम है और ये आज ग्रुप के शेयरों में देखने को मिला भी है, क्योंकि आज लगभग ग्रुप के सभी शेयर हरे निशान के साथ बंद हुए हैं। दूसरी खबर, फार्मा कंपनी इप्का लैब्स ने यूनिकॉर्न लैब्स के प्रमोटर से करीब 33.5% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इप्का लैब्स ने 440 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यूनिकॉर्न लैब्स के 2 करोड़ 35 लाख शेयर खरीदे हैं। इस हिसाब से यह सौदा 1,034 करोड़ रुपए की रकम में हुआ है। सोमवार को यूनिकॉर्न लैब्स का शेयर 388 रुपए के प्राइस पर बंद हुआ था, यानी कि सोमवार की क्लोजिंग से यह डील करीब 14% के प्रीमियम पर हुई है। इप्का लैब्स के बोर्ड ने यूनिकॉर्न लैब्स की अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाने की भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 805 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस डील से इप्का लैब्स के एक्सपोर्ट कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, खासकर अमेरिका और यूरोप में, क्योंकि कंपनी के 3 प्लांट्स पर इंपोर्ट बैन के चलते अमेरिका के कारोबार पर काफी असर हुआ था। वित्त वर्ष 2022 में इप्का लैब्स की आय में एक्सपोर्ट्स का 42% योगदान था और एक्सपोर्ट्स का 47% हिस्सा केवल अमेरिका यूरोप से आया था। वहीं यूनिकॉर्न लैब्स के कुल 7 प्लांट्स हैं, जिनमें एक्सपोर्ट्स का 80% योगदान है और केवल अमेरिका से एक्सपोर्ट्स का 55% से ज्यादा हिस्सा आता है। पर बाजार को यह सौदा पसंद नहीं आया, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीने में यूनिकॉर्न लैब्स का 157 करोड़ रुपए का घाटा था और वित्त वर्ष 2022 में कंपनी की 1270 करोड़ रुपए की आय थी। पर 60% हिस्से के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास के जो खर्च किया जा रहा है इप्का लैब्स की ओर से, उसको लेकर बाजार चिंतित है, जिस वजह से आज इप्का लैब्स के शेयर में भारी भरकम गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। तीसरी खबर, कर्ज के तले दबी फ्यूचर रिटेल ने सोमवार को कंपनी के एसेट्स को खरीदने के लिए इच्छुक कुल 48 एंटिटीज की फाइनल सूची की घोषणा की है। दिवालिया प्रक्रिया के जरिए कर्ज समाधान के लिए बोली लगाने वालों में मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल, अदानी ग्रुप और इसके अलावा जिंदल पावर, WH स्मिथ ट्रेवल और पी फर्म जेसी फ्लावर जैसी एंटिटीज के नाम सामने आए हैं। 10 अप्रैल को खबर आई थी कि फ्यूचर रिटेल के एसेट्स को खरीदने के लिए कुल 49 एंटिटीज ने शुरुआती बोली जमा की है। केवल एक एंटिटी बोमीडाला एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने रेजोल्यूशन प्लान देने से मना कर दिया, जिस वजह से इसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। फ्यूचर रिटेल के दिवालिया होने के पीछे 2 बड़ी वजह है। पहला, कोविड के चलते मार्च 2020 में देश भर में हुए लॉकडाउन्स, जिससे फ्यूचर रिटेल के स्टोर्स वाले ज्यादातर मॉल्स बंद कर दिए गए थे। दूसरा बड़ा झटका लगा था अप्रैल 2022 में, जब कंपनी की RIL को अपना रिटेल और होलसेल कारोबार 24,713 करोड़ रुपए में बेचने की डील रद्द हो गई थी। चौथी खबर, इंडसइंड बैंक का शेयर आज करीब 2% की बढ़त लेकर बंद हुआ है और निफ्टी में 5वां सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था आज। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला यह कि प्रमोटर्स हिंदुजा ब्रदर्स को हिस्सा बढ़ाने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। हिंदुजा ब्रदर्स ने बैंक में हिस्सा बढ़ाकर 26% करने के लिए 3 हफ्ते पहले RBI के पास अर्जी जमा की थी। हिंदुजा ब्रदर्स को हिस्सा बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। दूसरा ये कि सोमवार यानी कल बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे, जिसमें बैंक का मुनाफा साल दर साल 46% बढ़कर 2,043 करोड़ रुपए रहा था। इस दौरान बैंक की NII यानी शुद्ध ब्याज आय 17% बढ़कर
4,669 करोड़ रुपए पर रही थी। अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकर शेयर पर बुलिश हैं। CLSA ने 1,500 रुपए के लक्ष्य के साथ शेयर में खरीदारी करने की राय दी है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दी है और लक्ष्य 1,525 रुपए पर निर्धारित किया है। इसके अलावा बैंक ने अगले 2 साल के लिए सुमंत कठपलिया को दोबारा MD एंड CEO नियुक्त कर दिया है। ये नियुक्ति 24 मार्च 2023 से लागू होगी। 5वीं खबर, दुनिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स में से एक वेल्सपन इंडिया का शेयर आज 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। दरअसल सोमवार शाम को कंपनी ने 27 अप्रैल को बायबैक पर विचार करने की घोषणा की है। इस बोर्ड बैठक में बायबैक के साथ साथ चौथी तिमाही के नतीजों और डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि तीसरी तिमाही यानी दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 68% घटा था और 42.4 करोड़ रुपए पर रहा था और इस तिमाही में बिक्री साल दर साल 23% घटकर 1869 करोड़ रुपए पर रही थी। ये कंपनी का अगर हम बात करें तो इसका जो डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें, वित्त वर्ष 2022 में भी देखें तो इस कंपनी ने 15 पैसे के आसपास का डिविडेंड की घोषणा की थी। अगर हम इसके लास्ट बायबैक की बात करें तो ये पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022 में ही इसकी घोषणा की गई थी और पिछले महीने इस कंपनी को लेकर खबर आई भी थी कि इसने वाटर टैंक बनाने वाली कंपनी सिंटेक्स को 1251 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा है, जिससे ये अपना बिल्डिंग मटेरियल कारोबार एक्सपैंड करना चाहते हैं। शेयर 90 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई बनाने के बाद उन्हीं लेवल्स के आसपास ही कारोबार कर रहा है और पिछले 1 महीने में देखें तो करीब 32% के आसपास का उछाल दिखा चुका है। छठी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL ने अपने कर्ज को करीब $1 अरब घटाने में कामयाबी हासिल कर ली है। सोमवार को कंपनी ने बताया कि अप्रैल महीने में मैच्योर होने वाले लोन और बॉन्ड्स के भुगतान को सफलतापूर्वक कर दिया गया है। इस भुगतान के बाद VRL पर कुल कर्ज देनदारी घटकर $6.8 अरब रह गई है। मार्च 2023 के अंत तक कंपनी पर कुल $7.8 अरब का कर्ज था। पिछले साल मार्च में यानी मार्च 2022 तक कंपनी पर $9.7 अरब का कर्ज बकाया था। कंपनी ने पिछले साल फरवरी में कहा था कि अगले 3 वर्षों में कर्ज में $4 अरब की कमी की जाएगी। तब से लेकर अब तक कंपनी कुल $3 अरब के कर्ज का भुगतान कर चुकी है। यही नहीं, वित्त वर्ष 2024 में अच्छा प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिससे आगे भी यानी कि इस पूरे वित्त वर्ष में भी कर्ज का जो भुगतान है उसकी प्रक्रिया जारी रहेगी, ऐसा कंपनी ने बयान दिया है। 7वीं खबर, देश के बड़े औद्योगिक घराने हिंदुजा समूह के बीच संपत्ति को लेकर विवाद फिर से बढ़ गया है, जिस वजह से दुनिया भर में हिंदुजा समूह के कारोबार को लेकर अनिश्चितता बढ़ने की आशंका है। चारों हिंदुजा भाइयों में सबसे बड़े श्रीचंद हिंदुजा के एक वकील ने सोमवार को लंदन की कोर्ट में ये बयान दिया है। वकील ने कोर्ट को बताया कि हिंदुजा परिवार के सदस्यों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बढ़ सकते हैं, जिस वजह से परिवार के सदस्यों के बीच खटास बढ़ेगी। हिंदुजा समूह का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। 8वीं खबर, देश के ऑटो मार्केट में एक बड़ा औद्योगिक घराना एंट्री ले सकता है। माना जा रहा है कि उद्योगपति सज्जन जिंदल का JSW ग्रुप यूके की ऑटो कंपनी MG मोटर्स की भारतीय इकाई में हिस्सेदारी खरीद सकता है। खबरें ये भी हैं कि JSW ग्रुप चीन की ऑटो कंपनी BYD की भारतीय इकाई में भी हिस्सेदारी खरीद सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि MG मोटर्स इंडिया 15 से 20% हिस्सेदारी JSW ग्रुप को बेच सकती है। ये हिस्सेदारी 2 से $2.5 अरब की वैल्यूएशन पर बिकने की संभावना है। JSW ग्रुप की ऑटो मार्केट में एंट्री की खबरों के बीच आज JSW होल्डिंग्स का शेयर 12% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ है। 9वीं खबर, देश का सबसे वैल्यूएबल फिनटेक स्टार्टअप फोनपे अब गूगल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। फोनपे भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक डेडिकेटेड ऐप स्टोर लॉन्च करने जा रही है। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस ऐप स्टोर पर कस्टमर्स को हाइपर लोकलाइज सर्विस ऑफर करेगी। अभी इस मार्केट पर भारत में गूगल प्ले स्टोर का एकाधिकार है यानी मोनोपोली है। फोनपे में अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट का भी निवेश है। फोनपे अब गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए एक वैकल्पिक ऐप स्टोर लाने की तैयारी कर रही है, जो 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा और जिस पर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे लाइव चैट सुविधा मिलेगी। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं शेयर बाजार की और ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज बड़ा एक्शन देखने को मिला और इसके पीछे की वजह भी समझते हैं। पहली खबर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के शेयर में आज 14.25% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। शेयर ने आज ₹252.35 का नया 52 वीक लो भी टच किया और वजह थी कंपनी के ED और CEO मैथ्यू जॉब का इस्तीफा, जो उन्होंने 24 अप्रैल को सौंपा और यह इस्तीफा 30 अप्रैल से लागू होगा। मैथ्यू जॉब के इस्तीफे के बाद कंपनी ने प्रोमित घोष को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया है। इसके अलावा शांतनु खोसला को 1 साल के लिए एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। 1 साल की अवधि पूरी होने पर शांतनु खोसला 31 दिसंबर 2025 तक
नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन का पदभार संभालेंगे, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए गए हैं। पर बाजार ने मैथ्यू जॉब का इस्तीफे को काफी नेगेटिवली लिया है, क्योंकि जो रीजन दिया गया है वो बाजार को समझने में या तो फिर डाइजेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। जो रीजन दिया गया है वो ये है कि टू परस्यू अदर करियर इंटरेस्ट, यानी दूसरे करियर इंटरेस्ट पर फोकस करना। ये थोड़ा सा अजीब लगा बाजार को, जिस वजह से आज शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले 18 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार हमने गिरावट ही देखी है और करीब 50% के आसपास ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और सभी जो अहम मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे ही स्टॉक में फिलहाल कारोबार देखने को मिल भी रहा है। और टेक्निकल एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि फिलहाल इस शेयर से आपको दूरी बना के रखना ही चलना चाहिए, क्योंकि यही शायद आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी खबर, टाटा समूह की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस देने वाली कंपनी नेल्को ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे घोषित किए हैं और मजबूत नतीजों के दम पर शेयर में आज 12.25% तक का उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा साल दर साल 88% बढ़कर 5.7 करोड़ रुपए पर रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही में मुनाफा 3 करोड़ रुपए पर रहा था। इस दौरान कंपनी की आय साल दर साल 71.7 करोड़ रुपए से 14.4% बढ़कर 82 करोड़ रुपए पर रही। कंपनी का कामकाजी मुनाफा 12.5 करोड़ रुपए से 34.1% बढ़कर 16.8 करोड़ रुपए पर रहा है और कामकाजी मार्जिन में करीब 3% का सुधार देखने को मिला है। चौथी तिमाही में कामकाजी मार्जिन 17.5% से बढ़कर 20.5% पर रहे हैं। तीसरी खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के शेयर में आज 8.25% तक का उछाल देखने को मिला। दिन के दौरान शेयर ने 60 रुपए 60 पैसे का उच्चतम स्तर भी छुआ। हैरानी की बात यह है कि ब्लिंकिट के कारोबार को लेकर चल रही दिक्कतों के बावजूद आज शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस उछाल के पीछे वजह है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी की ओर से जारी की गई पॉजिटिव रिपोर्ट। सिटी ने जोमेटो के शेयर पर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य 76 रुपए का निर्धारित किया है। सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जोमेटो और स्विगी दोनों ने डाइनिंग आउट सेगमेंट में मोनेटाइजेशन की शुरुआत कर दी है और मीडियम टर्म प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन के हिसाब से ये कदम काफी पॉजिटिव है। आपको बता दें कि सोमवार को न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट थी कि जोमेटो के मालिकाना अधिकार वाली ब्लिंकिट के करीब 1000 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ने क्विक कॉमर्स बिजनेस से जुड़ी प्रतिद्वंदी कंपनियों को ज्वाइन कर लिया है। प्रतिद्वंदी कंपनियों में बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो के नाम सामने आए हैं और वजह है ब्लिंकिट की ओर से सैलरी में किए गए बदलाव। अप्रैल की शुरुआत में ब्लिंकिट के करीब 2500 डिलीवरी वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए थे, क्योंकि उनके प्रति डिलीवरी फिक्स पे आउट्स को 25 रुपए से घटाकर 15 रुपए कर दिया गया था। अगली खबर, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के शेयर में आज 12% तक की बढ़त देखने को मिली है। दरअसल सोमवार को बाजार बंद होने के बाद आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए थे, जो बाजार को काफी पसंद आए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा साल दर साल 79 करोड़ रुपए से 9.4% बढ़कर 86.3 करोड़ रुपए पर रहा है। हालांकि आय में मुनाफे से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 347 करोड़ रुपए से करीब 16% बढ़कर 402 करोड़ रुपए पर रही है। पर सबसे बड़ी हाईलाइट थी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, यानी कि कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो 125 करोड़ रुपए से 21% बढ़कर 152 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है और कामकाजी मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। चौथी तिमाही में कामकाजी मार्जिन 36% की तुलना में 37.8% पर दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कल के बाजार पर कौन से अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स असर डाल सकते हैं। पहला तो नतीजों का सीजन चल रहा है, तो उस लिहाज से टाटा कंज्यूमर, इसके नतीजे आज आने थे जो कि बाजार बंद होने के बाद जारी हुए हैं, तो स्टॉक के ऊपर कल एक्शन देखने को मिलेगा। जहां तक कल की बात है तो निफ्टी में 4 बड़ी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे, जिसमें मारुति, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, इनके नतीजे जारी होंगे। साथ ही कुछ अन्य कंपनियों में जिसमें एफ&ओ और कैश सेगमेंट की कंपनियां हैं, उसमें एलटीटीएस यानी कि एल&टी टेक्नोलॉजी, सिंजीन, वोल्टास, कैनफिन होम, इनके भी नतीजे कल ही जारी होंगे। इसके ऊपर बाजार फोकस करेगा। यूनियन बैंक की कल एक बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। इस बोर्ड बैठक में राइट्स इशू या तो फिर बॉन्ड्स के जरिए पूंजी जुटाने के ऊपर फैसला हो सकता है। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा, इसका आईपीओ आज खुल चुका है, तो कल इसका दूसरा दिन होगा। पहले दिन की बात करें तो 5 बजे तक आईपीओ करीब 14% के आसपास भर चुका था। कल किस तरह के नंबर्स आते हैं उसके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। और सोम डिस्टिलरीज, इसकी जो राइट्स इशू है वो कल खुलेगा, यानी 26 अप्रैल को खुलेगा और 11 मई तक खुला रहेगा। ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो सिंगापुर के आर्थिक आंकड़े कल जारी होंगे। कल मार्च महीने के सिंगापुर के आईआईपी आंकड़े जारी होंगे। इस पर बाजार की खास तौर पे नजर रहेगी। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत का पूरे दिन भर का हाल पता चल गया होगा। तो कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।
है।